कदीम शायरी और जदीद शायरी को जानने के लिए हमें तारीख के पन्ने पलटने होंगे। जदीद शायरी को पसंद करने वाला गिरोह और एक कदीम शायरी को पसंद करने वाला। बिना इल्म के शायरी मुमकिन ही नहीं है। शायर भी एक आम आदमी है, तो सबसे मुतहर्रिक शोबा अगर कोई माना जाता है तो वो निजामत का माना जाता है। दरबार से बाजार तक और बाजार से अखबार तक और फिर अखबार से सरकार तक पहुंच गई। तो चूंकि मैंने आशुतोष राणा की गुफ्तगू और महशर आफरीदी की सुनी है जी, और अगर उस गुफ्तगू को शेरी पैकर में ढाला जी महशर आफरीदी ने, तो कमाल है यार। कोई पोस्ट मैंने देखी थी, उन्होंने लिखा है कि फला ने मेरा मिसरा चुरा लिया। अरे बेवकूफ है ये लोग। तो जो मौजूदा दौर में शायर है जी, वो 3 घंटे और 4 घंटे में शायरी सीखने वाले हैं कि नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। दोस्तों आदाब, आज हम लोग मौजूद हैं एक शख्स नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत के साथ जिससे आप लोग पहले से ही मुतारिफ हैं, जिनको आप लोग मुशायरों में एज ए शायर, साथ ही साथ नाज़िम मुशायरा के तौर पर बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब उस्मान उतरौलवी साहब के साथ। और मेरी खुशनसीबी ये है कि आप हमारे बड़े अब्बू भी लगते हैं। हालांकि हमारा और आपका रास्ता थोड़ा सा अलग है। हम जदीद दौर की तरफ दौरे हाजिर पे लिखने की कोशिश करते हैं और आपका ताल्लुक कदीम शायरी की तरफ ज़्यादा है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सीधे सीधे हम लोग सवालों की तरफ रुख करते हैं जी। पहला सवाल हमारा सर आपसे ये है कि आपने शायरी कब शुरू की? शायरी जी, शायरी दरअसल जो है, माहौल जो होता है आसपास, जब इस तरह का माहौल होता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हों जो शेर व सुखद से जिनका ताल्लुक हो, तो आप भी धीरे धीरे बगैर चाहे आप राब्ते में आ जाते हैं। कुछ इसी तरह का माहौल हमें 1984-85 में मिला कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे वो जो तुकबंदी करते थे, बैतबाजी करते थे, और मुझे भी इसका शौक हो गया। और धीरे धीरे जब मुझे इसमें थोड़ा लुत्फ आने लगा, मज़ा आने लगा, तो मैंने संजीदगी से इसकी तरफ रुख किया। और चूंकि मैं 1986 में मैंने उर्दू लिटरेचर से एमए किया था, तो मुझे जो कहना चाहिए कि जो शायरी के लिए इल्म की या वाजिबी तालीम की ज़रूरत थी, वो पहले से मैंने हासिल कर रखी थी। इसलिए मैं बाकायदा तौर पर अगर ये कहूँ कि 1990 में 90 के आसपास मैंने शायरी की शुरुआत कर दी थी और टूटे फूटे शेर में कहने लगा था। तो करीब यूं आप समझ लीजिए कि 35 बरस पहले जी, बल्कि जी हाँ, जो खुद शेर कहने लगा था ये 35 या 38 साल पहले जी। और उस ज़माने में मुनव्वर राना साहब को, राहत इंदौरी साहब को मुशायरे मेरे यहाँ होते थे जी, और उनको सुनने जाता था। कभी कभी टूटे फूटे शेर मैं दूसरों के पढ़ता था, शौक़ था पहले स्टेज पे आने का। और उसके बाद मेरा अपना शौक़ जब आगे बढ़ा तो एक जुनून की हद तक मुझे इससे लगाव हो गया और फिर मैंने शायरी की बाकायदा शुरुआत की। माशाल्लाह। तो सर आप ये बताएं कि शायरी का मकसद क्या होता है? शायरी का मकसद, सवाल तो आपका अच्छा है। देखिए, शायरी का मकसद या मनसब ये है कि इल्म के मामूली हवालों से जी है जो बात लोगों के जहन तक कम पहुंच पाती है, कम पहुंचती है, या बहुत से लोग दुनिया में, हर आदमी तो पढ़ा लिखा इल्म वाला होता नहीं है, वहां तक अपनी बात शायरी के हवाले से ले जाना जी। मसलन शायरी में अगर हम कदीम शायरी की बात करें या बहुत पहले की बात करें, तो एक बात आपको यूसुफ साहब ये जानना पड़ेगा कि कागज का वजूद जी जब दुनिया में नहीं
आया था, काया हुआ था। तो उससे पहले आपको पता होगा कि 1400 साढ़े 1400 बरस पहले जब वही लेके आते थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उस जमाने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज पर ना होने की वजह से ताम पत्र या प्लेट्स या कपड़े पे लिखवा दिया करते थे। तो ये सिलसिला बहुत दिन तक रहा तो और किताबें हमें मैसर नहीं थी, छापे खाने मौजूद नहीं थे, तो शायरी के हवाले से लोग अपनी बात कहने लगे। तो शायरी का असल मनसब या असल मकसद ये है कि हम अपनी तहजीब, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त, वजदानी कैफियत और उन तमाम नशेब व फराज और मसाइल को एक कैफियत अता करके उसे एक ऐसे सांचे में डालकर लोगों तक लेके जाएं जिससे लोग सुनने वाले ये महसूस करें ये तो मेरी अपनी बात है और मेरे आसपास के जो है रोनुमा होने वाले या इस तरह के जिसे हिंदी में कहते हैं घटित होने वाली ये घटनाएं हैं तो वो महसूस करें और इस तरह जो है उनकी जहनी तरबियत हो है और हर तरह से उन्हें हम जो जिन चीज़ों तक उनकी बात जाहिर है हर आदमी पढ़ा नहीं होता है तो कैसे वहां तक पहुंच जाएगा। तो कुछ काम मुकर्रिर करते हैं, कुछ काम मुदर्रिस करते हैं, कुछ काम जो है किताबें करती हैं और कुछ शायरी के हवाले से। और ये चूंकि इसका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एक शेर में, दो शेर में, एक गज़ल में, एक नज्म में बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, इसलिए अवामुन्नास की बात करें, अगर अवाम की बात करें तो शायरी को लोगों ने इसीलिए पसंद किया क्योंकि यहाँ आसानी से लोगों तक बात पहुंच जाती है। तो ये मकसद है। और जी तो सर आपने बखूबी जवाब दिया इसका। अब आप शायरी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते चले तो आप ये बताएं कि कदीम शायरी क्या होती है और जदीद शायरी क्या होती है, ये अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो। देखिए शायरी कदीम और जदीद की बात यह है कि कदीम शायरी और जदीद शायरी को जानने के लिए हमें तारीख के पन्ने पलटने होंगे। आमतौर पे मैंने आपसे कहा कि जहनी तरबियत के लिए, लोगों की राय आम्मा जानने के लिए, लोगों तक अपनी तहजीब, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त को ले जाने का काम शायरी से लिया जाने लगा। तो एक दौर वो भी था 1936 के आसपास, उस दौर के जो शायर थे, चाहे वो कैफी आज़मी रहे हों, फैज़ अहमद फैज़ रहे हों, अली सरदार जाफरी रहे हों या उस अहद के जितने भी शायर थे, उनमें कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया, इस तरह के लोगों ने लोगों तक ये बात पहुंचाई। उस जमाने में जो शोरा थे उनसे ये कहा कि भाई ऐसा है कि शायरी जो एक कदीम रवायत या जिसको हम असल शायरी कहते हैं, वो एक तरह से ऐसा भी कहा जाता था कि कदीम रवायत की वजह से इश्क आशिकी और वो क्या नाम है महबूब के हिसार से या उसके दायरे से वो जो एक रेखा थी उससे आगे नहीं निकल पाती थी। तो क्यों ना शायरी से वो काम लिया जाए जो अब तक नहीं लिया जा सका। जैसे उस जमाने में आलमी जंग हो रही थी, विश्व युद्ध, और भारत में भी बहुत इस तरह की जंगें हो रही थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, बहुत सी जोशीली नज़में लिखी गई, शायरों ने और कवियों ने बहुत सारे जो है गीत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और आम शायरों ने ये एक गिरोह बन गया, एक जदीद शायरी को पसंद करने वाला गिरोह और एक कदीम शायरी को पसंद करने वाला। कदीम शायरी को पसंद करने वाले लोग अपनी लकीर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उसी जो पुराना तरीका था उसी में वो रहना चाहते थे। और जदीदियत के रंग में कुछ लोग उन्होंने ढल कर इसे अवामी शायरी बना दिया। जदीद शायरी को आप तो यूं कह लीजिए कि महबूब के लबो रुखसार या उसके इश्क और मोहब्बत के हिसार से बाहर निकालकर इसे अवामुन्नास की आवाज बना दिया। क्योंकि एक बात आप सुनिए,
होता ये है कि ये जो जिंदगी हमारी है, अगर इसमें देखा जाए तो हम जिंदगी का जो रास्ता है उसमें गम भी है, दुख भी है, परेशानी भी है, उलझनें भी हैं, खुशियां भी हैं, और शायर भी एक आम आदमी है, इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है। और जो कुछ भी वो महसूस करता है वो शायरी के रंग में ढालता है और उसे एक कैफियत अता करता है। जी बल्कि यूं कह लीजिए कि अपनी फिक्र की भट्टी में जी उसे खूब जलाता है, फिक्र की भट्टी में जलाता है, और उसे एक कैफियत अता करने के बाद जब वो शेर के रूप में सामने लाता है तो आवाम को ऐसा एहसास होता है कि ये मेरी अपनी बात है, ये मेरी अपनी आवाज़ है। तो इस तरह जदीद शायरी को जो है आवाम की शायरी बनाकर जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, हक तलफ़ी है, ये इसको भी शायरी का रंग बनाया। बल्कि आप यूं समझ लीजिए, मैं आपको कहूं कि शायरी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि शायरी बादशाहों के दरबार में बंध कर रह गई है। जी ठीक है। और पहले ज़माने में शायर क्या होते थे, उनको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था इसके लिए, जी और रोज़ी रोटी का मसला होता था, तो वो जाके अपने घर को चलाने के लिए जी जी वो बादशाहों के यहाँ बैठकर शेर सुनाते थे, कसीदे लिखते थे, और उस पर बहुत ज़्यादा इनाम ईमान इकराम लेके जाते थे। तो शायरी एक तरह से कैद होकर रह गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ यूं कह लीजिए कि जदीदियत का जब रंग आवाम पे चढ़ने लगा जी तो शायरी जो है दरबार से बाजार तक, और बाजार से अखबार तक, और फिर अखबार से सरकार तक पहुंच गई। और जब अखबार से सरकार तक पहुंच गई तो उसने हुक्मराने वक्त की जी आंख में आंख मिलाकर बात करना शुरू कर दिया। और जब इस तरह हुआ तो ताहिर फराज बोल पड़े कि नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मेरी अपनी जिम्मेदारी। डॉक्टर कमर, जी डॉक्टर तारिक कमर ने कि नजर 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 से मिलाकर कलाम कराया, नजर नजर से नजर मिलाकर नजर से मिलाकर कलाम कलाम कराया, गुलाम शाह की नींदें हराम कराया, हराम है ना। बहुत तो इस तरह की बात लोगों के अंदर आई, और शायरी जो है एक जो दरबार से जो दरबारी रंग था जी उससे निकल कर जी आई और अवामी शायरी बन गई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर दौर में अपने आप को ढाल लिया ढाल लिया, ढाल लिया। आज जरूरत थी तो जदीदियत का रंग उसके ऊपर चढ़ गया। जी तो सर आप इस तरह से हर चीज को सिंप्लीफाई करते हैं कि ऐसा लगता है कि आप बाकायदा उस दौर की पूरी आप उस ख्यालात की सैर कराते हुए आप लेके चलते हैं। तो मौजूदा दौर की बात करें तो जो हालात हैं आज, तो मौजूदा दौर के जो शायर हैं और जो मुशायरे हो रहे हैं, जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है उनके बारे में? देखिए, मौजूदा दौर के शायरी, जाहिर है कि मैंने आपसे कहा, आपका जो सवाल था पिछला, जदीदियत या जी कदीम शायरी, जी शायरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जी इल्म का जानना। जी मैं एक बात बहुत ही दावे से कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स उर्दू में शायरी कर रहा है और भले वो उर्दू रस्मुल खत से वाकिफ ना हो, जी लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो उर्दू से वाकिफ हो, जी उर्दू लफ्जों से वाकिफ हो। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारी हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसमें 30% लफ्ज उर्दू के शामिल हैं। जी हिंदी हिंदी लुगत या जी जी डिक्शनरी में आप वहां से ले लीजिए। जी बिना इल्म के शायरी मुमकिन ही नहीं है। मौजूदा दौर की शायरी जो है, ना तो आज के शायरों को 90% शायर तो ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि मैं शायर हूं, जी लेकिन दरअसल वो दूसरों का कलाम पढ़ते हैं। है, उनको जो है ना शेर से कोई मतलब होता है, ना शायरी से मतलब होता है। वो स्टेज तक अपनी रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, पैसा लिया, लिफाफा लिया, चले गए।
शायरी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, वो बल्कि जो जहनी बेदारी की जो बात हो मैंने की थी पहले आपके सवाल पर, वो जहनी बेदारी और अपनी तहजीब और अपनी सकाफत और जो हमारी तहजीब और तमद्दुन या जो असासा है जो हमारे बुजुर्गों का है और जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें दिया, उसी को हम आने वाली नस्लों तक ले जाने की जी कोशिश करते हैं। तो बीच में जब इस तरह की शायरी होगी तो हम अपना असासा वहां तक नहीं ले जा नहीं ले जा पाएंगे, पाएंगे। कट कट हो जाएगा ये जी मामला, क्योंकि उस जबान को ही नहीं जानते हैं। जी तो जरूरी ये है कि जो इस मौजूदा दौर के जो मुशायरे हैं उसमें पढ़े लिखे शायर कम है, जी और ख़ास तौर से शायरी के बारे में, शायरी की तारीख के बारे में उन्हें इल्म नहीं है। जी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि खुद के अपने कलाम जो मौजूदा दौर के शायर हैं पढ़ते हैं, उनमें 80% लोग उन शेर का मतलब भी नहीं समझा पाएंगे जो खुद पढ़ते हैं। तो जब आप नहीं समझा पाएंगे तो उसका मकसद क्या होगा। और रही बात मुशायरों की, तो जाहिर है कि मुशायरे शायरों से जी रोशन है, जी जो भी रौनक है वो शायरों से है। जी और जो लोग मुशायरा करवा रहे हैं, जो कन्वीनर हजरात हैं, उनका भी मामला ये है कि वो, अब मैं इस तरह की बात कहूँगा तो शायद हो जाए कि मेरी इस इंटरव्यू को लोग ज़्यादा ट्रोल करने लगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कम पढ़े लिखे लोग अब मुशायरों में दिख कन्वेनर रहे जो हैं। है कन्वेनर आ रहे हैं, जिनका मकसद उर्दू की फरोग के का हो, या जिनको जो हमारी साझा संस्कृति है, जी जो हिंदी और उर्दू, जो हिंदुस्तान की तहजीब है, जो हमारी जी साझा संस्कृति, इसको ले जाने का मकसद लेकर कम आते हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए ज्यादा आते हैं। जी आपने देखा होगा, इतने दिन में आपने बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं। होता क्या है कि जब कोई नेता जी या सियासतदान मुशायरा करवाता है और कोई बड़ा अफसर मुशायरा कराता है, तो चूंकि अब आजकल एक बात ये भी मैं क्लियर करता चलूं कि मुशायरे अब आम आदमी की पहुंच से बहुत ऊपर चले गए हैं। आम आदमी मुशायरा नहीं करा सकता। कोई बहुत बड़ा सियासतदान हो, कोई बहुत बड़ा अफसर हो, जी वो अपने अफसरों की वाहवाही के लिए कराना चाहता कराना हो, चाह रहा हूँ। सियासतदान अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए कराना जी चाहता हो, तो क्या होता है कि मुशायरे के शुरू में तकरीब शुरू होती है, जी वो मेहमान आने लगते हैं, ये मेहमान खुसूसी हैं, ये दूसरे खुसूसी या तीसरे खुसूसी, दर्जनों खुसूसी मेहमान होते हैं। उनको माल्यार्पण या हार पहनाया जाता है, उनका खैर मकदम किया काफी जाता है, लंबा प्रोसेस चलता है प्रोसेस स्टार्टिंग चलता है में। 2-2 घंटे का। जी और जैसे ही ये दौर खत्म होता है या खत्म होता है, वो ऑर्गेनाइजर जो होता है उसे मुशायरे में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। वो पीछे बैठ के हंगामा करता है, फला शायर को लाओ, फला जी शायर को लाओ। जो मकसद है मुशायरे का, उसका वो पूरा हो गया उसका। जो तस्वीरें हैं जो जो खींच हाँ, चुकी हैं। ये तो वो क्या है, सिर्फ वो अपना मकसद पूरा कर लेता है। जी उसके बाद वो चाहता है मुशायरा हो या ना हो, लोग पैसा लेके जाए, और खुद मुशायरे को हूट करा देता है। तो वो लोग जो वहां पर बैठे होते हैं, वो पहली सफ में या आगे, जी जी जो मुशायरा सुनने आते हैं, जी शेर सुनने आते हैं, जी इस मकसद से आते हैं कि हम कुछ सुनेंगे। वहां पे शायर मौजूद रहते हैं, 2-1 अच्छे शायर होते हैं, जी जिनकी ये कोशिश होती है कि जो हमारे पुराने लोग हैं, शेर फहम लोग हैं, सुखन फहम लोग हैं, उनके उन तक हम ले जाएं अपना शेर, जी और वो यहाँ से हमारे शेर को अपने हाफिजों में महफूज करके ले जाएं। जी लेकिन बात बिगड़ जाती है, 15, 18, 20 या टेंट वाले लोग बचते हैं उस वक्त। जी हंगामा करने वाले लोग निकल जाते हैं, नए लोग निकल जाते हैं, बच्चों को जो है सब। तो मुशायरे का हाल बहुत खराब है यूसुफ मियाँ। जी बस समझ लीजिए कि कुछ लोगों को अल्लाह सलामत रखे, जी वो लोग जो बहरहाल ऐसे माहौल में भी मुशायरा करवा करा रहे रहे हैं। हैं। और अच्छा है, इसी सर बहाने। जो मुशायरा सुनने आते हैं, जो सामाईन होती है, जो श्रोता होते हैं, तो जो लोग मुशायरा सुनने आ रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजर, आपने ऑर्गेनाइजर के बारे में बताया कि क्या किस तरह के लोग हैं, आप मुशायरा करा रहे हैं, लेकिन जो लोग सुनने आ रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है या उनका नजरिया कैसा होना चाहिए कि अगर वो मुशायरा कराने
अगर मुशायरा सुनने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि 10-15 साल पहले जब मुशायरे हुआ करते थे तो माएँ अपने बच्चों को बिना बस्ते के भेजती थी मुशायरे में कि जाओ आज तुम्हें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आज का जो मुशायरा हो रहा है उसमें जो सामईन आ रही हैं, उसमें जो श्रोता आ रहे हैं, बाकायदा हूटिंग होती है, लोग हुल्ला-गुल्ली करते हैं आगे बैठ के। तो उन लोगों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? क्या मशवरा देना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और अगर मुझे खुशी होगी कि अगर मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचे, मैं ज़्यादा नहीं 20 बरस पहले के मुशायरों की बात बताना चाहूँगा आपको। 20-25 साल पहले उमर कुरैशी साहब नाज़िम मुशायरा हुआ करते थे, मलिक ज़ादा मंजूर साहब होते थे, सकलैन हैदर साहब होते थे, खुर्शीद अफसर बिस्वानी वगैरह होते थे। तो ये एक बहुत अच्छे नाज़िम होते थे। कभी-कभी तो नाज़िम मुशायरा को जी। सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते थे। जी, उस जमाने में जो शायर आते थे उनको भी सुनने के लिए। तो जो सामईन की जो उस जमाने में मुशायरों में जो सामईन हुआ करते थे वो आम तौर पर 50 प्लस 50-55 साल पहले ज्यादा उम्र के, जी, और वो अपने साथ नाश्ता पानी खाने पीने का इंतजाम करके है वो आते थे। मुशायरा अगर 9 बजे से होना है तो 6 बजे वो आके अपनी जगह ले लेते थे आगे, जी, और वो मुशायरा सुनते थे। वो शेर फहम लोग थे और शायरी को समझते थे, इसलिए वो लोग आते थे तो मुशायरा कामयाब होता कामयाब था। होता था। और उस जमाने में जो नाजिम होते थे जी, उनके हाथ में भी मतलब मुशायरे की जो का नज्म होता था, नज्म जो है उस पूरी ज़िम्मेदारी। निजामत पूरी जिम्मेदारी, और बहुत ही करीने से वो सामईन की नब्ज को समझते थे कि इस वक्त वो क्या चाहते हैं। जी, मजाक को सुनना चाहते हैं, इनकलाब को सुनना चाहते हैं, या कोई संजीदा गजल सुनना सुनना पसंद करेगा। तो उस हिसाब से एक तसलसल एक सिलसिला बना रहता था, जी, और इस तरह एक मुशायरा कामयाबी की मंजिल तय करता था। अब कुछ है ही नहीं, अब कोई आ गया, नए लड़के आते हैं, तरन्नुम वाले होते हैं, ना कोई रदीफ है ना काफिया है उनके, बस वो जो चाहते हैं पढ़ते रहते हैं। बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगते हैं उनको, जी, इसलिए उन मुशायरे का मेयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और अब जो है मुशायरों में आमतौर पे जो मुशायरा सुनने आते हैं लोग, वो 25 से 35 वाले उम्र के लोग आते हैं। जी, 25 से 35, जिनको 80% 90% बल्कि आप समझ लीजिए कि उर्दू का इल्म ही नहीं है। इल्म नहीं होगा। बल्कि मैं उर्दू और हिंदी को साथ लेके चलना चाहता हूँ, और मैं मुशायरों में ख़ास तौर से निज़ामत का जो पक्षधर हूँ, या जो जी, निज़ामत मैं करने का तरफदार हूँ। मैं ऐसे ही मुशायरे को मैं जाना पसंद करता हूँ जो साझा संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हों, जी, और उसमें जो है हिंदी और उर्दू का बराबर पैगाम जाना चाहिए। तो न सिर्फ उर्दू जानने वाले कम होते हैं बल्कि हिंदी वाले भी कम जी, होते हैं। जी, वो भी हिंदी, जो कि शायरी एक अलग चीज है, हिंदी जानना एक अलग चीज है, उर्दू जानना एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप भाषा विकास के जो प्रमुख कौशल हैं जी, उनको पूरा आप नहीं कर रहे हैं, तो आप न हिंदी के अच्छे जो है श्रोता हो सकते हैं और न उर्दू के, जी, बल्कि जानकार कह लीजिए। तो मेयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। एक तरफ ऑर्गेनाइजर भी कमजोर, जी, उसका मकसद कुछ और है। दूसरी तरफ आवाम सामईन। को क्या जरूरत है, शायरी सुनना चाह रही है, वो आए। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आदरणीय डॉक्टर हरिओम सर को आप जानते होंगे, आईएएस, जी, 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 जो समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव हैं। जी, मैं मौजूदा दौर में मेरा ख्याल है कि जितने भी उर्दू या हिंदी के शायर हैं इस वक्त 40 साल तक वाले, जी, उनको अपना आदर्श मानकर शायरी करें। डॉक्टर हरिओम सर को क्या बला की शायरी है, क्या वो शेर आप सुना दे, हजार अरे हटा दी सब तस्वीर दीवार हाँ, से। अब मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए, श्रोता की आपने बात की, जी, अगर डॉक्टर हरिओम सर का ये शेर जी, कि हटा दी हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की पुरखों की, कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा घर नुस्खा सजाने का। घर सजाने का। जी, अब अगर शेर समझने की सलाहियत इस शेर को कोई नहीं समझ सकता
तो मुशायरे में नहीं आना नहीं चाहिए आना उसको। चाहिए। डॉक्टर हरिओम सर का वो शेर है कि मैं तेरे इश्क का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, पता मेरा हवा हवा से से पूछ पूछ लेना, मैं खुशबू बन के आवारा हुआ आवारा हूँ। हुआ हूँ। अब ये शेर वही समझ पाएगा जी जो गुरु नानक जी की उस बात को जो उन्होंने मर्दाना से कही थी, 2 गांव में सफर करने के बाद एक को कहा था जमे रहो, जी एक कहा था बिखर जाओ, जी फैल जाओ, तो मैं खुशबू बन के आवारा आवारा हूं। हुआ हूँ। यहाँ खूबियों की बात कर रही है। अच्छा, बला की शायरी अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो मत आइए, आप उस मुशायरे का हिस्सा क्यों जी बनते हैं? हू हल्ला करने से क्या फायदा? तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ऐसे मुशायरों में वो लोग जो सच्ची शायरी करते हैं उनका बड़ा नुकसान होता है, मुझ जैसे लोगों का भी। जी हाँ, मैं तो खैर खैर आपने निजामत की बात की तो मैं दोस्तों को बताते चलूं कि कुछ सालों पहले एक मैराथन मुशायरा हुआ था दादरी में, जो कि तकरीबन 103-104 घंटे का चला था और बाकायदा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 129 घंटे 129 घंटे का चला था, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है। तो आप बाकायदा उसमें एज ए नाज़िम मुशायरा भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जी। ये हम लोगों के लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज हमारी मुलाकात आपसे हुई और बात करने का मौका मिला। तो आप ये बताते चले कि नाज़िम मुशायरा की क्या जिम्मेदारी, आपने बताई कि क्या जिम्मेदारी होती है, लेकिन और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नाज़िम मुशायरा को मुशायरे के दरमियान जरूर करना चाहिए ताकि जो एक मुशायरा है वो कामयाब हो सके? देखिए, ऐसा सबसे पहले तो इसमें 2 सवाल हैं आपके। मैराथन मुशायरे के बारे में जो कहा आपने, मैं नदीम फर्रुख सर को जो है, नदीम फर्रुख साहब जो मेरे बहुत ही अच्छे, मैं बड़े भाई की तरह उन्हें चाहता हूँ। उन्होंने मुझे उस मुशायरे के लिए, बल्कि नदीम नैयर भाई जो इनका अभी इंतकाल हुआ है, मैं मुझे बहुत ही अफसोस हुआ उनके इंतकाल से। उन लोगों की कोशिश से मैं मैराथन मुशायरे में गया था और उन्होंने मुझे और डॉक्टर अर्शी बस्तवी को जी ये जिम्मेदारी दी थी कि ये अवध के 35-40 शायरों की जिम्मेदारी दी थी। वहां मैं लेके गया था उन लोगों को। काफी बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया था। एक साथ 700 से ऊपर शायर और कवियों को उन्होंने पूरी दुनिया को मुतारिफ कराया था। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम कि मैं तो सोच कर परेशान हूँ कि कैसे किया होगा। डॉक्टर संजय, वो कौन थे, डॉक्टर संजय भाटी जी जो है, उनके जरिए उन्होंने फाइनेंस किया था और नदीम भाई की अपना खून पसीना था। तो उसमें सेशन 11 में मैंने निजामत की थी। जी ये बात दीगर, लेकिन अब चूंकि मैं मुशायरों में अपनी सरकारी नौकरी की वजह से कम जा पाता हूँ, लेकिन जहां तक नाजिम की बात है, नाजिम की जिम्मेदारी की बात आप कह रहे हैं, तो यूसुफ साहब सुनिए, ये जो शायरी और मुशायरे का स्टेज, जी इन तमाम लोगों को अगर आप जोड़ लें, शायर को जोड़ लें, नाजिम को, तो शायरी की दुनिया में खुसूसन मुशायरे के स्टेज की अगर हम बात करें तो सबसे मुतहर्रिक जी शोबा अगर कोई माना जाता है तो वो निजामत का माना जाता है। और हमारी तारीख, जो हमारा इतिहास रहा है, ऐसे ऐसे नाजिम मुशायरा हुए हैं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, डॉक्टर मलिकजादा मंजूर, जी उमर कुरैशी का बला के नाजिम मुशायरा थे, अनवर जलालपुरी अनवर साहब। जलालपुरी साहब, खुर्शीद अफसर बिस्वानी साहब। जी मैं मेरे अपने आइडियल हैं वासिफ फारूकी, वासिफ फारूक। वासिफ फारूकी, क्योंकि वासिफ फारूकी साहब की निजामत का अपना एक तरीका है कि वो किसी रंग में ढलकर नहीं, बहुत बेबाक निजामत करते हैं, मौका महल, बल्कि जिसे कहते हैं बलीग गुफ्तगू जिस तरह होती है, उसी तरह वो उनकी निजामत में वो खूबियां होती हैं, कब वो किस शायर को बुला ले, मुशायरे की जरूरत की बुनियाद पर। ये फन सिर्फ अगर किसी शायर को था, वो या है, वो वासिफ फारूकी को, वो सच्चे तरीके से, जो उन्होंने मुशायरे के स्टेज पर हमेशा नाजिम की हैसियत से बहुत बड़ा काम किया है। बाकी क्या है, सीनियर को हम बाद में पढ़ाएंगे, नौजवान को पहले पढ़ाएंगे, औरतों को यहाँ पढ़ाएंगे, फला को पढ़ाएंगे, एक पहले से ढर्रा बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। ऐसा नहीं, मुशायरे में नाजिम वो कामयाब जो सामईन के मिजाज को समझने की सलाहियत रखता हो जी और उस मौका महल देखकर शायर को सामने ले आवे। जी तो नाजिम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। जी तो अब पुराने तो ये हो गए, नदीम फर्रुख भाई की जहां तक बात है,
नदीम फर्रुख भाई को मैं कम से कम 25-30 साल से सुनता आ रहा हूँ, देखता आया हूँ, न जाने कितने मुशायर। पहले उनकी निजामत का मेयार बहुत अच्छा था जी और आज भी अगर वो इस मैदान में अगर जमे हैं तो उनकी मेहनत मशक्कत है कि उन्होंने बहुत दुनिया को देखा है। लेकिन कभी कभी उनसे मुझे जाती तौर पर शिकायत होती है। लेकिन एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि उस्मान क्या करें, जिस हिसाब से शायर होते हैं उस हिसाब से उनका तारुफ कराता हूं। है एक बार 25 साल 30 साल पहले के एक मुशायरे में जी नदीम भाई ने जब डॉक्टर राहत इंदौरी को पुकारा जी तो उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि अब मैं उस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसे मुशायरे की दुनिया का सिक्का रायजुल वक्त कहा जाता है। यानी ऐसा सिक्का रायजुल वक्त जी जो पूरी इस वक्त वही सिक्का है जो चल रहा है, मुशायरे का ऐसा सिक्का। तो वो ये जुमला मैं ईटीवी पे मैं देख रहा था मुशायरा, अचानक मैं बैठ गया और मैंने सोचा कि यार ये कौन नाजिम है, इतना अच्छा बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे सुनता हूं उनको, लेकिन 25 साल 20 साल पहले जो नदीम भाई का रंग था जी वो अब नहीं है। ये नहीं कि उनकी सलाहियत कम हो गई, हालात ऐसे हैं कि वो मजबूर हैं। है नाजिम अच्छे हैं वो भी, डॉक्टर कलीम कैसर साहब मैं बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मौजूदा दौर में जो नाजिम है वो निजामत की किताब पढ़ पढ़ के जो है रट के आते हैं, अचानक बीच में कहीं ब्रेक लग जाए तो वो लड़खड़ा जाते हैं। कुछ शायर कुछ नाजिम तो ऐसे हैं जो आंख को मुजक्कर कहकर मुअन्नस नहीं बल्कि मुजक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ मेरे आंख का काजल, अब सब बताइए। देखी हुई है वीडियो। हाँ अब ये इस तरह के नाजिम है जी तो कहाँ चला जाए है। और होता क्या है, चूंकि ठेके पट्टे का मुशायरा होता है तो जिसने जिसको बुला लिया, जिसको जिसने कह दिया, बस ऑर्गेनाइजर भी उसी में खुश रहता है। तो निजामत का मेयार जो है, मैं इस वक्त यही कहूंगा कि शायद ऐसे बहुत कम, नदीम भाई तो मजबूरी है जो हालात हाजरा को देखते हुए, शायरों की टीम को देखते हुए। हाँ शादाब, मोइन शादाब भी ठीक हैं जी, बहुत पहले वो कुछ शायर और नाजिम, लेकिन मैं इन दोनों के बाद बाकी मैं खुद को मानता हूँ जी। बल्कि मैं, अरे माशाल्लाह मैं अपनी हिंदी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है जी, इसलिए साझा मंचों के लिए मैं अपने को सबसे ज्यादा फिट नाजिम मानता हूँ जी। लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मैं सरकारी नौकरी में अभी हूँ, अभी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ मुशायरों में जी। तो हम लोग सर अक्सर सुनते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे सुनते हैं, कभी कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो आ गया अचानक से, कभी कहीं बवाल चल रहा है, कभी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बहस होती है कि फला शायर ने फला का शेर पढ़ दिया, फला कवि ने फला का कुछ पढ़ दिया। तो लोग क्या करते हैं कि किसी का भी कलाम उठाकर कहीं भी मौका दे के पढ़ देते हैं। तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप देख रहे हैं? आपने भी कई सारी वीडियोज़ देखी होगी कि जिसमें किसी शायर ने किसी का शेर पढ़ दिया हो, बाद में उसने माफी भी मांगी। तो देखिए, अगर किसी का शेर पढ़ रहा है वो या पूरी गजल पढ़ ले तो मुल्जिम है जी, वो गलत कर रहा है जी, वो उसके लिए जो है उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन किसी का मिसरा टकरा जाए और या किसी का एक शेर, तो मैं आपको बताऊं वो कम इल्म लोग हैं, अनपढ़ गंवार में उनको कहूंगा, जो इस तरह की बातें, मैंने भी देखा, आपने सवाल अच्छा किया कि शेर चोर बाहर जाओ, शेर चोर भागो, या इस तरह की अक्सर आता रहता है। अभी मैं सिकंदर हयात गड़बड़ जी का या किसका मैंने अभी कोई पोस्ट मैंने देखी थी, उन्होंने लिखा है कि फला ने मेरा मिसरा चुरा लिया। अरे बेवकूफ है लोग, मैं माइक पर कह रहा हूं भाई, इसके लिए हमारे असातिज़ा ने इजाजत दी है, इजाजत मतलब वो एक मिसरा हम किसी का ले सकते हैं। भाई आप ये बताइए यूसुफ साहब, आपने न जाने कितनी तरह की गजलें कही हैं, मुझे दिखाई भी है। हाँ तो उसमें अक्सर मिसरे टकरा जाते हैं, ख्याल हल्का फुल्का टकरा जाता है। रदीफ काफिया, रदीफ तो है ही है, वही काफिया अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी खास जगह पे काफिया भी टकरा जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हमारे असातिज़ा ने, हमारे उस्तादों ने देखिए इजाजत दी है। हाँ इजाजत, जिसके मान लीजिए कि आप ये समझ लें कि अगर कहीं पे मिसरा टकराया जी और अगर शायर ने ये लिख दिया कि गिरहबंद शेर, जी तो समझ लीजिए वो मुल्जिम नहीं है फिर, जी है ना। जी ये जमीन उसको कहते हैं कि जी ये गालिब की जमीन है, ये फला की जमीन है, इकबाल यूसुफ की जमीन है। हाँ, वहां ऐसी कोई बात नहीं, हमें आपकी गजल पसंद आई, जमीन पसंद आई, हमने उस पर शेर कहना शुरू कर दिया। तो अगर आपका एक मिसरा हमने ले लिया और वहां हमने कहीं लिख दिया कि ये गिरहबंद शेर है, या गिरहबंद, कभी कभी तो पूरा पूरा शेर हम ले लेते हैं, जी पूरा पूरा शेर लेने की इजाजत है, बस लिख दे हम। तो चूंकि आजकल के जो शायर हैं मौजूदा दौर के, मैं बड़े शायरों का नाम ले रहा हूं, अभी लखनऊ के एक शायर हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर शेर पढ़ने वाले, मुशायरों में जाने वाले शायर के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार उन पर कुछ ना कुछ कहा करते हैं। तो बड़े बड़े जो जितने भी हैं, ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ जो एतराज जो किया करते हैं कि ये मेरा मिसरा है, ये फला है, ये दरअसल कम इल्म लोग हैं, जी अनपढ़ गंवार हैं। क्योंकि इसकी मिसाल मैं थोड़ा सा आसान कर जी दूं, जरूर। आपको सरलीकरण कर दूं। आप ये समझ लीजिए कि एक ड्राइवर वो होता है जो बचपन से किसी गाड़ी पे या ट्रक पे लेके वो क्लीनर का और उसका खलासी खलासी वलासी का काम करते हैं क्या, जी और सीखते हैं, 15-15 साल लगा देते हैं जी ड्राइवरी सीखने में, और एक स्कूल में जाके 3 दिन में सीख आते हैं। सीख लेकिन जाते हैं। दोनों के तजुर्बात और दोनों की महारत में फर्क होता फर्क है। होता है। तो जो मौजूदा दौर में शायर है, जी वो 3 घंटे और 4 घंटे में शायरी सीखने वाले हैं, उनको तारीख से कोई लेना देना नहीं। वो उन्होंने उस्ताद से शेर लिया और जाके पढ़ लिया। अब वो उनको बुरा, अभी देखिए वो एक लड़का है बाराबंकी का, उसकी शायरी पे एतराज किया है, वहाँ की इलाहाबाद की, प्रयागराज की एक शायरा है, उन्होंने उस पर लिखा कि 25 साल पहले, 30 साल पहले एक किताब में मेरी ये गजल छपी थी, उन्होंने बाकायदा सबूत पेश किया है। तो ये अगर कोई कर रहा है, उसका ये अमल गलत है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है कि किसी ने एक मिसरा ले लिया, ले लिया। किसी वो कोई बहुत, इसके लिए असातिज़ा ने इजाजत दी है और जी पूरा पूरा शेर आप ले सकते हैं। भाई इसका मकसद क्या है? आप देखिए मील का ये जो पत्थर लगाए जाते हैं, इसका मकसद क्या है? रास्ता बताने के लिए, रास्ता कि बताने के लोकेशन लिए कि आप यहाँ हम से हम जा इतना रहे हैं। दूर है। तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं? जी हमने एक अपने उस्ताद का कोई शेर ले शेर लिया, ले लिया, उन्हीं की किसी जमीन में पुराने उन्हीं उनकी के जमीन पे काफिया शेर कहने ले लिया। जी अब रदीफ काफिया भी अगर वही है, जाहिर है, जी जब जमीन ली तो रदीफ और काफिया कहीं ना फितरी कहीं तो टकराएगा ही एक फितरी दो तौर मिनट में। पर हम वो लेंगे, लेकिन उस पर जो है क्या नाम है, हम काफिया अलग अलग जब इस्तेमाल करेंगे तो शेर भी अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। अपनी उन तमाम खूबियों को, गजल की जो खूबी है कि उसका हर शेर अपने जगह पे मुकम्मल होता है, जी वो अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो लिख रहे हैं, ये कम इल्मी का नतीजा है, ये जाहिल हैं, हद दर्जा जाहिल हैं, जो लोगों पे ये कहते हैं कि फला ने फला का शेर ले लिया, फला का। अगर आप साबित करते हो जी कि वाकई में उसने वो शेर पढ़ा है आपका, या पूरी गजल पढ़ दी है और उसके आप सबूत के तौर पे कुछ पेश कर रहे हैं आप, जी तो ठीक है, आप सही हैं, वो गलत है। लेकिन अगर आप यूं ही एक मिसरे की बात कर रहे हैं, काफिए की बात कर रहे हैं, ख्याल की, अरे बेवकूफ हो यार, इस तरह की बातें, जाहिल है सब 80%। न जाने कितने उस्ताद मैं देख रहा हूँ, खुद अभी यही देख लीजिए सिकंदर हयात गड़बड़, अब उन्होंने कौन सा मिसरा, कौन बहुत बड़े मुस्तनद शायर माने जाते हैं साहब, मैं माइक पे कह रहा हूँ, खुद कौन बहुत बड़े मुस्तनद शायर माने जाते हैं, दूसरों पे एतराज करने लगे है। अभी एक साहब ने उसको महशर आफरीदी पे कर दिया, महशर आफरीदी पे एक एतराज हुआ था कि फला पाकिस्तान के किसी शायर का पढ़ दिया। जी शेर मैं उसके बारे में जानता हूं कि वो फिल्मी दुनिया के जो है आशुतोष राणा, जी आशुतोष राणा जी और महशर आफरीदी बंबई में ही रहते हैं दोनों लोग, जाहिर है। जी किसी मुलाकात में महशर आफरीदी के सामने आशुतोष राणा जी ने मौजूदा दौर में जो रईस हैं, हम लोगों के मकान बनते हैं, फ्लैट बनते हैं करोड़ों अरबों खरबों के, तो उस पर एक जिक्र उन्होंने किया कि आजकल आदमी जो है क्या है कि
बड़े बड़े घर बनवा बड़े घर बनवाता है, 5,000 स्क्वायर फीट का जी घर बनवाता है जी, और रहता है एक ही 500 कमरे स्क्वायर में। फीट में। जी, तो उसको बहशर आफरीदी ने शेर में ढाला, कि उस गुफ्तगू को। ये कमाल है उसका, रहता ही सिर्फ एक कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है खाली मकान में। जी तो महशर आफरीदी और किसी शेर पर अगर उनपे इल्जाम लग रहा है तो मैं उसका तरफदार नहीं हूं, जी लेकिन इस शेर को चूंकि मैंने आशुतोष राणा की गुफ्तगू और महशर आफरीदी की सुनी है, जी और अगर उस गुफ्तगू को शेरी पैकर में ढाला जी महशर आफरीदी ने, तो जी कमाल है यार। जी, आप उसकी तारीफ करो। बल्कि जिस आप जगह उस पे पे आप उसकी इल्जाम बुराई लगा कर रहे रहे हैं। हो, जबकि वो जो बुराई कर रहे हैं वो खुद भी बहुत मुस्तनद शायर नहीं है, वो खुद भी मुस्तनद नहीं शायर नहीं है। बाप दादा के जो है बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं थोड़ा बहुत, और उन्हीं का अपना बचा कुचा कलाम जी और उन्हीं की इज्जत बचाने के लिए इधर उधर लिखवा रहे हैं। कोई बहुत अच्छे शायर थोड़ी हैं लोग। हाँ, कितनी उर्दू आती है उनको और कितने बड़े वो हैं, वो सबको पता है। हाँ, चलिए। सर, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। तो चलते चलते आप कोई अपना शेर, कुछ कोई गजल अगर आप सुना दें तो दोस्तों को। कौन सी गजल सुना दे भाई? एक तो आप वो सुना दें कि हजारों ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं बस एक पल में, वो शेर आप अपना सुना दें, और उसके बाद एक गजल अगर आप सुना दें लोगों को। हाँ, वो उसका यूं था कि बीच से सुना देना, मतलब अपना जी सुनाने जी क्या जी कि नई तहजीब का तूफान जो आया है मगरिब से, जिधर जाता है वो सर से दुपट्टा छीन लेता वाह, है, और हजारों ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं बस एक पल में, शराबी बाप जब बच्चों से बस्ता बस्ता छीन छीन लेता लेता है। है। तो ये शेर है। और एक गजल के कुछ शेर और जी, सुना दे रहा हूं बिस्मिल्लाह। कि शेर यूं है कि मेरा नाम तब तक कहानी में था, मेरा नाम तब तक कहानी में मेरा था। नाम तब तक कहानी में था, मैं जब तक तेरी हुक्मरानी हुक्मरानी में में था। था। सुभान अल्लाह। मेरा नाम तब तक कहानी में था, मैं जब तक तेरी तेरी हुक्मरानी हुक्मरानी में में था। था। और यूसुफ साहब, ये जो मैं गजल पढ़ रहा हूं, इसमें कुछ जो शेर मेरे हैं, अभी जो मैंने ये कहा कि अगर सामईन या उस शख्स जो जिसके अंदर शेर फहमी ना हो या शेर फहम ना हो, जी वो मुशायरों में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। जी अगर आ सकता है और शेर समझ सकता है तो वहां मुशायरे में उसको सब कुछ मिलेगा। मैं शेर आप जी पढ़ रहा हूं, जरूर। आप वहां तक पहुंचने की कोशेष कीजिए कि मेरा नाम तब तब तक तक कहानी कहानी में में था, था, मैं मैं जब जब तक तक तेरी तेरी हुक्मरानी हुक्मरानी में में था, था। और महकते थे सब फूल रंगत लिए, महकते थे सब फूल रंगत लिए। महकते थे सब फूल रंगत लिए, चमन जब मेरी बागबानी में था। अब शेर आप समझिए, चमन की बात कहाँ की जी, मैंने की है। महकते थे सब फूल रंगत रंगत लिए, लिए। चमन चमन जब जब मेरी बागबानी बागबानी में में था। अब था। आइए शायरी के ऊपर थोड़ा कि न अब वो रिवायत न तर्जे सुखन, न अब वो रिवायत, न न अब वो रिवायत न तर्जे सुखन, सुखन, गजल जो तेरी खुश खुशबयानी में बयानी था। में था। बहुत न खूबसूरत, अब बहुत वो रिवायत न तर्जे सुखन, गजल। गजल जो तेरी खुशबयानी में था। और एक शेर बहुत ही मुझे बहुत पसंद है, काफी लोगों ने पसंद किया कि कहाँ अब वो एहसास शर्मो हया, कहाँ अब वो एहसास शर्मो हया, कहाँ अब वो एहसास शर्मो हया, जो अम्मा में दादी में नानी नानी में में था। था। बहुत खूब सर, बहुत खूब। कहाँ अब वो एहसास शर्मो हया, जो अम्मा में दादी में नानी में था। और ना अब वो रिवायत न तर्ज सुखन, गजल जो तेरी खुशबयानी में था। बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक छोटी सी चीज़ ये कि एक रैपिड फायर कर लेते हैं। हम कुछ शायरों के नाम लेंगे, जी, तो आपको उनमें से किसी एक को चुनना होगा। तो शुरुआत करते हैं कि मीर तकी मीर या मिर्ज़ा गालिब। किसी एक को चुनना जी, है। एक को चुनना होगा। मिर्जा गालिब। अ, मिर्ज़ा गालिब या अल्लामा इकबाल। सर, आपके पास वक्त बहुत कम है, आपको 2 सेकंड में जवाब देना होगा। नहीं, आप नाम थोड़ा देखिए। मिर्जा गालिब अलग जी जी वो जी है, वो मजहबी शायरी से ज्यादा जुड़े हैं, जी ये अलग।
तो किसी एक को इसको कह के स्वाइप हम, करते हैं, हाँ चलिए जी फिर। स्वाइप कीजिए आप। अल्लामा इकबाल या अहमद फराज? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल या फैज अहमद फैज? स्वाइप करते हैं। दोनों अलग फैज अलग हैं। अहमद फैज या अहमद फराज? दोनों अलग अलग है, अहमद फराज और वो दोनों का रंग अलग अलग है। जी हाँ, उनका गजल और उसका ये इनकलाबी शायर थे, जी है फैज अहमद फैज। जी। तो दोनों मुझे पसंद हैं। तो आगे बढ़ते हैं। खुमार बाराबंकी या राहत इंदौरी? खुमार बाराबंकी। खुमार बाराबंकी या मुनव्वर राना? खुमार बाराबंकी। मुनव्वर राना साहब और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब में से किसी एक को चुनना है। ये आपके लिए बहुत टफ सवाल है। राहत इंदौरी। अंजुम रहबर या शबीना अदीब? पढ़ती अच्छा है, बाकी पसंद नहीं है। परवीन शाकिर या अंजुम रहबर? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर। सब बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी मतलब ये माजरत के साथ आपने काफ़ी चालाकी से आपने जवाब दिया। खैर आपसे बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके, और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो। अल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह और जो फिर है। किसी रोज़ मुलाकात जी होगी। खुदा चलिए।